नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। और साथियों, आज हमारा विनती सीरीज का पहला क्लास होने जा रहा है और इस क्लास में मैंने आपके लिए लाया है इतिहास के कुछ वैसे चुनिंदे प्रश्न जिसे अगर आपने कर लिया तो आपके 20 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। यानी एक वीडियो से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेना है, दिल खोल कर पढ़ना है। मैंने आपको बोला है कि विनती सीरीज के माध्यम से मैं आपके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगाने का कार्य कर रहा हूं, ताकि वैसे स्टूडेंट जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है या जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सके, ये सीरीज पूरी की पूरी हेल्पफुल बन सके। तो आज हमारा पहला क्लास है दोस्तों और इतिहास के प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पेपर में मैंने आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें मैंने लिख रखा है और इसी से मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूं। तो पहला प्रश्न है, हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली उसी से रिलेटेड प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न इसमें दोस्तों, इतिहास अध्ययन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों को बतलाना है। अच्छा, इतिहास आप लोग पढ़ते हो तो सिंपली सी बात है, इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। इतिहास का मतलब क्या होता है, यानी कि पीछे बीती हुई बातों को पढ़ना। स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी कि जो भी पास्ट में क्या कुछ इवेंट्स हुए, कौन सी घटनाएं हुई, उन्हीं सब घटनाओं के बारे में अगर हमें जानकारी मिल जाती है, हम प्राप्त कर लेते हैं, तो कहते हैं कि ये हमारा इतिहास था, ऐसे हुआ था, पुराने जमाने में ऐसे हुआ था, तो ऐसे बातें आती है। इतिहास को भी बांटा गया है। हालांकि आज हमारा प्रश्न कर रहा है कि इतिहास अध्ययन, जो हम लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, उनके 3 स्रोतों के नाम बताने हैं, कहां से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा, अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो आपको पता होगा, या हम लोग उस बात को छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारा नया सीरीज है, तो नए सीरीज में नए तरीके से। तो इतिहास अगर आपने पढ़ा दोस्त, तो इतिहास अध्ययन के लिए स्रोत का नाम पूछ रहा है ना, तो आपको कौन कौन से स्रोत आते हैं, इंटेलिजेंट लोगों ने तो कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। तो आपका पहला जो होता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा यहाँ पे पूछ रहा है तो विदेशी विवरण। मुख्य रूप से ऐसे 2 ही होते हैं। कौन कौन? तो एक आपका पुरातात्विक हो गया, दूसरा आपका साहित्यिक। लेकिन अगर 3 पूछ रहा है यहाँ पे तो हमें 3 का जवाब देना है, तो एक आपका विदेशी विवरण भी आप इसको लिख सकते हैं। अब बहुत लोगों के मन में विचार चल रहा होगा कि ये पुरातात्विक क्या होता है, साहित्यिक क्या होता है, विदेशी विवरण क्या होता है। टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर सब्र कीजिए, सारी चीजों को समझाया जाएगा। तो पहला आपको देखिए, इतिहास अध्ययन के लिए अगर स्रोतों के बारे में पूछे तो पहला आपका हो जाता है क्या, पुरातात्विक स्रोत। याद रखिएगा, पुरातात्विक स्रोत दोस्त, और दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत और तीसरा आपका विदेशी विवरण। तो याद रखिएगा और टर्म्स को समझते चलिए। मेरी बातों को अगर आप सुन लेते हैं ध्यानपूर्वक तो आपके सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। पुरातात्विक स्रोत जिसे आप अंग्रेजी में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। जैसे एक आपके लिए एक बुक में आपके अभिलेख जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स मायने रखता है और अभिलेख से प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभिलेख किससे कहते हैं, अभिलेख से आप क्या समझते हैं। बहुत सारे टर्म्स है, मैं बता रहा हूं अभी आपको। तो पुरातात्विक यानी कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे इसके एग्जाम्पल में आपके आ गए अभिलेख हो गया, जो पुराने जमाने के सिक्के होते थे ना, सिक्के, मुहरे, गुफाएं, ये सब क्या आते हैं आपके पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। यानी खुदाई करके हम लोग जिसे प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अभी हमारी सभ्यता का, जो हमारी सभ्यता चल रही है, इसका अंत हो जाए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी में पुरातात्विक स्रोतों ने अपना अहम भूमिका योगदान की दिया है दोस्तों, और प्राचीन इतिहास की जानकारी में अपना अहम भूमिका अदा करते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात कर लें, हड़प्पा सभ्यता की बात करें, जैसे अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग गेहूं पीसते हैं, ठीक ना, तो चक्की हमारे यहाँ होती है, अब तो मशीन भी आ गया है तो चक्की होती है। अगर इस सभ्यता का अंत हो जाए तो वो सब क्या होते हैं, धरती के अंदर कहीं ना कहीं दब जाती है, धंस जाती है। तो उसी को, जैसे अभी आपको पता चला कि हड़प्पा सभ्यता में अवतल चक्की का उपयोग होता था, कैसे पता चला, क्योंकि पुरातात्विक है, ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है आपके। अभिलेख ये सब क्या है, पुरातात्विक स्रोत है आपके, तो याद रखना होगा। साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब होता है, सेकंड नंबर में मैंने आपको साहित्यिक स्रोत के बारे में बतलाया, तो साहित्यिक का मतलब होता है दोस्तों लिटरेरी, जो लिटरेरी होता है, यानी कि लिखित दस्तावेज, कोई लिखित दस्तावेज जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, पीछे बीती हुई घटनाओं के बारे में पता है। जैसे महाभारत से हमें पता चलता है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, मतलब इतना से इतना काल में, आपको सारे चीज पढ़ा है, 18 दिनों तक युद्ध चला था। बहुत सारे हैं, जैसे आपको बौद्ध साहित्य के अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म के भगवती सूत्र से, तो ये सब क्या होते हैं आपके साहित्यिक स्रोत होते हैं। हाँ, पुराणों से, पुराण आपके पता है, पुराण से पूछा जाता है प्रश्न, वेद से, तो ये सब आपके क्या जाते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, माने वैसे लिखित दस्तावेज जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तीसरा टर्म जो है विदेशी विवरण। जैसे आपको पता है प्राचीन इतिहास में क्या होता था, यहाँ पर यात्रा करने के लिए लोग आते हैं। सिंपल सी बात, अगर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही बात कर लें तो मेगास्थनीज आया, इंडिका की रचना कर डाली, अर्थशास्त्र लिखे उनके द्वारा, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया। तो ये सब आपके किस में आ जाते हैं, ये अर्थशास्त्र तो आ गया आपका किस में, साहित्यिक में। मुख्य रूप से मैंने आपको 2 ही बताया, लेकिन विदेशी विवरण तो वो सारी चीज इंडिका की रचना हुई, तो इंडिका से हमें पता चला कि हाँ विदेशी विवरण क्या हुआ, आए तो उन्होंने बताया। हालांकि विदेशी विवरण उतना स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब अगर आपके यहाँ कोई आएगा, मान लीजिए कोई मेहमान आया कुछ दिनों के लिए, तो आपके घर का पूरा कंडीशन
सही सही लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है ना। पूरा जो देखेगा वही ना बताएगा आखिर पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, सब टर्म्स को तो नहीं बताएगा। मुख्य रूप से 2 होते हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में 3 पूछा जाता है, तो आप बताइएगा। पहला आपका हो जाता है साहित्य पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। तो क्लियर है सभी का? ध्यान पूर्वक समझते चलिएगा। सेकेंड हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत के बारे में, और दूसरा प्रश्न है आपका कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पुरातत्व जिसे आप आर्कोलॉजिकल करते हैं, जैसे पृथ्वी हमारी धरती माता है, तो पृथ्वी के गर्भ में मतलब उसके अंदर जो कुछ भी छिपा होता है और उसी को हम लोग क्या करते हैं, खोद कर मतलब उत्खनन करके निकालते हैं, पता लगाते हैं, उसी को कहा जाता है आपके क्या कहते हैं, पुरातत्व कहा जाता है। तो पुरातत्व वह ज्ञान है, वह विधि है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर धरती के अंदर छिपी हुई सामग्रियों के बारे में हम लोग पता लगाते हैं। तो यही पुरातात्विक स्रोत। अभी मैंने आपको बताया ना, अभिलेख जो होते हैं, बड़े बड़े अभिलेख होते हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिरें, जब यहाँ पर आपका राम बाबरी मस्जिद के लिए युद्ध हो रहा है, तो वहाँ पर भी क्या हुआ, लड़ाइयाँ चल रही थी कुछ दिन पहले, तो खुदाई करके देखा गया, तो देखा गया कि नहीं, राम जी का क्या था, मंदिर था, वहाँ पर बहुत बहुत ऐसे उनकी शिलाएं मिली। तो ये सारी टर्म्स पता चलते हैं आपके किससे, तो पुरातत्व से। हड़प्पा सभ्यता में भी पुरातत्व ने अपना एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया है। पुरातत्व के माध्यम से ही हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर डाली है। तो ध्यान रखिएगा, यह टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पुरातत्व का मतलब क्या हुआ, जिसके माध्यम से हम लोग पृथ्वी के अंदर छिपी हुई जो भी सामग्रियां हैं उनके बारे में पता लगाते हैं, उसे हम लोग पुरातत्व कहते हैं। क्लियर रहेगा? ध्यान दीजिएगा। और ये वहाँ के पुराने जमाने के हमें जानकारी प्राप्त करने में, प्राचीन इतिहास की जानकारी में बहुत ज्यादा अपना भूमिका अदा करते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। पहला प्रश्न याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न मैं कह दे रहा हूं, इस वीडियो से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और ये वीडियो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, बिल्कुल मैं आपको फुल्ली अपने भाषा में, देहाती भाषा में समझा कर बता रहा हूं। कोई प्रोफेशनली इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं बस ये कि आप समझ जाओ, आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कर सकें। तीसरा देखिएगा, साहित्यिक स्रोत है। तीसरा क्या है आपका कि साहित्यिक स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में या तो पुरातात्विक पूछ दे, नहीं तो साहित्यिक पूछेगा ही पूछेगा दोस्त, याद रखिएगा। पुरातात्विक पूछे तो पूछे, नहीं तो साहित्यिक जरूर से जरूर पूछ देगा। तो साहित्यिक स्रोत का भी मैंने आपको बताया कि लिखित दस्तावेज जिसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, उसे हम लोग कहते हैं साहित्यिक स्रोत। अब जैसे आपके हमें पता चलते हैं वेद कितने थे, 4 वेद, तो वेदों की संख्या 4, उपनिषदों की संख्या 108, पुराणों की संख्या आपके 18। तो उन पुराणों से हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उपनिषद से पता चलता है, वेद से पता चलता है, अब महाकाव्य में आपके रामायण और महाभारत हो गए, तो इन सभी से पता चलता है। जैन धर्म का भगवती सूत्र, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, इस सब से हमें पता चलता है। तो महाजनपदों के बारे में पता चलता है कि 16 महाजनपदें थी, तो अंगुत्तर निकाय से, भगवती सूत्र से हमें सारे टर्म्स को भी पता चलता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे आपके, ये सब आपके आ जाएंगे साहित्यिक स्रोत में। क्लियर रहेगा? जैन साहित्य किसका था, भगवती सूत्र। जैन साहित्य भगवती सूत्र का संबंध था, भगवती सूत्र याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है जी। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों के बारे में हमें, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का आपका था अंगुत्तर निकाय, ये भी प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म का आपका था कौन, तो भगवती सूत्र। क्लियर? अब देखिए 4 नंबर जो हमारा प्रश्न है अगला, हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो C14 विधि का मतलब क्या होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसे भी आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्नों को समझा रहा हूं, तो समझा कर यहाँ पे बताया जा रहा है। C14 विधि क्या होता है दोस्तों, C14 विधि क्या होती है, तो ध्यान दीजिए। ये क्या है, किसी भी वस्तु का, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, काल अवधि को मापता है, यानी कि उसका अस्तित्व कब से कब तक रहा, कितनी साल पुरानी है, कितनी साल कोई वस्तु पुरानी। जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, वो दब गया है धरती के अंदर, या कोई सामान है, जैसे हमारा जान लीजिए औतल चक्की ही है, चक्की अगर धरती के अंदर मतलब डिगिंग हो गई है, अंदर चली गई है, तो उसके काल अवधि को मापने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है कौन, तो C14। कैसे, तो ये भी आपको एक्सप्लेनेशन कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये लाइन लिखिएगा कि C14 के माध्यम से हम लोग किसी भी वस्तु की काल अवधि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे मापने का तरीका है, तो कैसे मापने का तरीका है दोस्तों, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो निर्जीव है या सजीव है, उनमें 2 तरह के कार्बन पाए जाते हैं। एक कार्बन 12 होता है, दूसरा कार्बन 14 होता है। ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन क्या होता है 12 और एक C14 होता है, C12 और C14। तो जब कोई वस्तु अस्तित्व में रहती है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग के अंदर, या कोई भी वस्तु के बारे में आप एग्जांपल ले सकते हो, तो C12 है और C14 है, तो अभी हम दोनों की मात्रा क्या है, तो समान है, इक्वल है। दोनों में क्या है, तो इक्वल मात्रा में C12 भी है और C14 भी है। लेकिन जैसे जैसे इसका खत्म होगा, जैसे जैसे इसकी काल समाप्त होगी, समापन होगा, अस्तित्व में नहीं रहेगा, इसका क्या होने लगेगा, विघटन होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या होती है दोस्तों, C12 की मात्रा तो समान रहती है, लेकिन C14 की मात्रा घटते चली जाती है। C14 की मात्रा क्या होती है, घटते चली जाती है।
ध्यान रखिएगा। तो C14 की मात्रा क्या होती है, घटते चली जाती है और लगभग ऐसा बताया गया है कि प्लस माइनस आप कर सकते हैं 5730 वर्षों में जो होती है वो किसी भी वस्तु की C14 की मात्रा जो होती है वो आधी हो जाती है। आपको हर एक बुक में कुछ देखने के लिए मिलेगा, किसी में 5730 तो किसी में 5630, यानी कि प्लस माइनस आप 90 साल कर सकते हो, आगे पीछे 90 वर्ष कर सकते हैं। तो 5730 वर्षों में आपको किसी भी C14 की जो मात्रा होती है वो आधी हो जाती है, याद रखिएगा। तो C14 विधि से आप क्या समझते हैं, तो यह विधि जो है वो किसी भी वस्तु की काल अवधि को मापने का एक तरीका है। किसी भी वस्तु में दो तरह के, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, दो तरह के कार्बन होते हैं, C12 और C14, और जो C14 की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको टर्म्स को डिफाइन कर देना है। कैसे डिफाइन कीजिएगा दोस्तों, C14 एक ऐसी विधि है जिससे हम किसी भी वस्तु का क्या करते हैं, उसके काल अवधि को मापन करते हैं। किसी भी वस्तु में दो तरह के कार्बन पाए जाते हैं, एक कार्बन C12 होता है, कार्बन C14 होता है। जब वस्तु अस्तित्व में होती है तो दोनों कार्बनों की जो मात्रा होती है समान होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वस्तु का जो विघटन होता है तो वस्तुओं में से C14 की मात्रा होती है वो घटते जाती है। यानी कि जिस वस्तु में जितना कम C14 की मात्रा होगा दोस्तों, उतना समझिए कि वो वस्तु क्या है, पुरानी है, उतनी पुरानी है। C14 की मात्रा कम यानी कि वस्तु क्या है, वो पुरानी, उतनी ही पुरानी है। जैसे हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत में क्या पढ़ा कि पुरातात्विक स्रोत में जो धरती के जितना अंदर रहेगा ना, जितना अंदर, वो उतनी ही पुरानी वस्तु मानी जाएगी। मान लीजिए कि हमारे चक्की इतने मीटर पर मिलते हैं और यहाँ पर मिला आपको लोटा, तो लोटा से चक्की क्या है, पुरानी है, क्योंकि वो धरती के ज्यादा अंदर है। उसी तरह से C14 की मात्रा जितना कम होगा उतना ज्यादा वो वस्तु क्या हो जाएगी, पुरानी आपकी मानी जाती है। तो याद रखिएगा, पुरानी होगी भी होगी। तो C14 विधि से आप लोग क्लियर होगा, क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फिर हमारा जो अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। कहीं कहीं तो प्रश्न पूछता है कि भारत के जो सर्वप्रथम जो सभ्यता थी, पुरानी सभ्यता थी, उसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सिंधु घाटी में फैली हुई थी, इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना था। लेकिन प्रश्न हमारे समक्ष अभी क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो सभ्यता थी दोस्तों, वो हड़प्पा नामक सर्वप्रथम इस सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन जो कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा कराया गया था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से। क्योंकि अब विभिन्न मत हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता पहले से नाम था, तो हुआ क्या, मैटर ये आया कि सारी जो पहले तो सिंधु नदी का मतलब पता चला, तो सिंधु घाटी के कहा गया कि सभ्यता जो है सिंधु घाटी के तट पे स्थित है, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम दे जाए, ठीक है भाई। लेकिन सर्वप्रथम जब हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो सिंधु, सारी जो यहाँ की जो सभ्यताएं थी, जो भी नगर थे, वो सिंधु नदी पे नहीं थे। जैसे आपको पता है हड़प्पा कहाँ था, रावी नदी के तट पे। तो विद्वानों में मतभेद हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। तो लोगों ने एक सर्वोच्च उपाय निकाला, बोला कि चलिए किसी की बात नहीं, जो सर्वप्रथम वहां पर खोजा गया शहर नगर है ना, उसी का नाम दे दिया जाता है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। तो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पर हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन हुआ था, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता में और भी कोई नगरों का उत्खनन हुआ था। तो याद रखिएगा, 1921 में आपका हुआ था हड़प्पा का, 1922 में हुआ था मोहनजोदड़ो का। तो ये दो टर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 6 नंबर है कि अभिलेख किसे कहते हैं। बिल्कुल 20 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अभिलेख किसे कहते हैं दोस्तों, हो सके तो आप इन सारे प्रश्नों को लिख भी लीजिएगा, ऐसे आपका इसका PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। प्रश्न है आपको लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है आपका अभिलेख किसे कहते हैं। तो दोस्तों इंस्क्रिप्शन जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता था, ये आपका पुरातात्विक स्रोत का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इंस्क्रिप्शंस में क्या होते थे, जो भी पुराने जमाने के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपनी कहानियों को, अपने जो बड़ाई था, अपनी बड़ाई को क्या करते थे, इस पे लिखवाया करते थे। उनके यहाँ कैसी स्थितियाँ थी, किस प्रकार से वहाँ की शासन व्यवस्था थी, वहाँ का नगर कैसा था, इन सभी के बारे में हम लोग इंस्क्रिप्शन से हम लोग को पता चलता है, अभिलेख से पता चलता है। लेकिन जो कि आपको पता है सर्वप्रथम अशोक द्वारा अभिलेख लिखाया गया था, और अभिलेख की जो भाषा होती थी ना, वो प्राकृत भाषा होती थी। अब प्राकृत कहने का मतलब क्या होता है, यानी कि वहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती थी उस टाइम में, जैसे हमारे यहाँ का प्राकृत भाषा अभी हिंदी है, तो याद रखिएगा जो हम लोग आमतौर पे बोलचाल में उपयोग करते हैं, हिंदी करते हैं, तो प्राकृत भाषा जो आमतौर पे वहाँ पे बोली जाती थी। तो अभिलेख का जो सर्वप्रथम जो हुआ था, अशोक ने करवाया था। अशोक ने अभिलेख का मतलब उत्कीर्ण करवाया था अभिलेखों को, और अभिलेख के अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का कार्य किसने किया था, जेम्स प्रिंसेप। आपको पता है ना, जेम्स प्रिंसेप का नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, और 1830 का जो दशक था भारत के लिए कहा जाता है कि अभिलेख का मतलब, इसमें मोस्ट अभिलेखों के बारे में बहुत जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई, और जिससे हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। तो
तो अभिलेख पूछा जाए तो बताना है आपको, अभिलेख एक ऐसा लेख है जिसमें राजा महाराजा ताम्रपत्रों पर, धातुओं पर, मेटल पे, जो भी वहां का होता था, चट्टानों पे, गुफाओं पे अपने बड़ाई को, अपनी उपलब्धियों को लिखवाते थे, उसी को हम लोग कहते थे अभिलेख। और अभिलेख से हम लोग को वहां की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व धार्मिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारे इतिहास के जानने में एक बहुत बड़ा उदाहरण भी हमारे लिए पेश होता है दोस्तों। तो अभिलेख किसका है? तो पुरातात्विक स्रोत का। पुरातात्विक स्रोत में प्रश्न आपका पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शन, अभिलेख से आप क्या समझते हैं? तो आपको बताना होगा अभिलेख जो होता था वो राजाओं महाराजाओं के द्वारा उनकी उपलब्धियों को ताम्रपत्रों पर, पत्थरों पर, चौड़ी पट्टियों पर और मतलब जो भी शासक का बड़ाई होता था उसको लिखाया जाता था किस पे? अभिलेख। तो अभिलेख का मतलब समझ गए, क्लियर होगा सभी को। जिस प्रश्न का आपको क्लियर ना हो बताते चलिएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए 7 नंबर है कि हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए। कोई भी लिख दीजिए ना, कोई टेंशन नहीं है, अरे कोई टेंशन नहीं है। काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखना है, यही है ना जी। तो आप लिख दीजिए ना, पहला आपका मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो, बहुत है, आप लोग कुछ भी लिखिए, लेकिन प्रमुख का पूछा है। धौलावीरा से पानी आती थी, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, दम लिखते जाइए भाई, बहुत अच्छा है। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, 4 तो लिखना है, लिख दीजिएगा। 4 मैंने क्यों बताया? क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रश्न था और मे भी आपके एग्जामिनेशन में ये प्रश्न आ भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं? तो ध्यान दीजिए, हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हो भाई? तो सर्वप्रथम आपको यही याद रखना है, हड़प्पा लिपि जो थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं ओर, याद रखिएगा, दाएं से बाएं ओर। क्यों ऐसा क्यों माना गया? ऐसा इसलिए माना गया ऐसा क्योंकि लोग देखें वहाँ के जो कुछ अभिलेखें प्राप्त हुई, तो अभिलेख में देखा गया कि शुरू से जब इधर से लिखवाया गया तो इधर से बड़े बड़े अक्षर थे, बड़े बड़े अक्षर थे, और लास्ट जाते जाते क्या हुआ? छोटे छोटे अक्षर। कैसे हम लोग के कॉपी में जब लास्ट में फुल होने लगता है तो हम लोग हटा देते हैं, किसी तरह से हटाने का नहीं प्रयास करते हैं, तो वैसा लिखा गया था। तो इसलिए इन्होंने अनुमान लगाया गया, हड़प्पा सभ्यता पूरा जो है अनुमानित है, तो अनुमान लगाया गया कि जो भी था हड़प्पा सभ्यता का, जो वो दाएं से बाएं की ओर लिखे जाते थे। और लगभग यहाँ पे चिन्ह कितने प्राप्त हुए? तो 375 से लेकर 400 के आसपास तक यहाँ पर चिन्ह प्राप्त हुए, अक्षरों का यहाँ प्राप्त हुआ है। और वो भी अक्षर वहाँ के थे वर्णमाला पे, चित्रात्मक दोनों था, चित्र पे भी अंकित थे। चित्र भी आप देखिएगा, वर्णमाला यानी ज्यादातर वहाँ पे जो होता है ना, किसी कहते हैं इंडिकेट, तो इंडिकेट कैसे पाई हुई का प्रयोग किया गया था, तो उसको डिकोड करना हमारे लिए संभव नहीं है। जेम्स प्रियदर्शी ने कुछ डिकोड किया, बताया भी अशोक को कि इन्हें प्रियदर्शी के नाम से प्रियदर्शी लिखा गया था। बहुत सारे जो सिक्के थे, ज्यादातर तो आपके सिक्के से जानकारियां प्राप्त होती है, सिक्के पर जो राजा के शासन काल में जैसे हाथी घोड़ा है सब के बारे में पता चलता था। तो सिंपल सी बात है, तो आपको याद रखना होगा कि प्रश्न हमारा था हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हड़प्पा लिपि जो थी वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। इसमें लगभग 375 से 400 के आसपास अक्षरें हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये सब टर्म्सों को आपको ध्यान में देना होगा। चिन्ह, इसमें चिन्ह बहुत ज्यादा है, तो चिन्ह भी, और ये वर्णमाला पर भी, और चित्रात्मक भी थी, चित्र भी यहाँ प्रदर्शित थे। वर्णमाला भी आपको देखने के लिए, वर्णमाला मतलब समझ जाते हैं, और हम लोग को तो पता नहीं है कि वर्णमाला है क्या, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, टर्म से ही आपका इंपॉर्टेंट। कितने प्रश्नों को हम लोगों ने किया? अप्रोक्स हम लोगों ने 8 प्रश्नों को किया। 9 नंबर प्रश्न है हमारा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषता बतानी है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ध्यान दीजिएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की 2 विशेषताओं को आपको बतलाना है। तो जो मोहनजोदड़ो में दोस्तों विशाल स्नानागार था ना, वो कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो धार्मिक वहां पे कार्य होते हैं, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं होता है, तो छठ पूजा में हम लोग स्नान करने जाते हैं, मतलब पूजा करने जाते हैं पोखर में, नदी में, तालाब में। उसी प्रकार से जब हड़प्पा सभ्यता में, यानी वो जो सभ्यता थी उसमें क्या होता था, कोई फंक्शन आता था, कोई सांस्कृतिक कार्य होता था, कोई धार्मिक कार्य होता था, तब लोग क्या करते थे, जाते थे वहां पर नहाने जाते थे। तो पहला तो ये भी आप लिख सकते हो। दूसरा ये था कि जो भी थी वहां पर सब जो था ईंट के बनाए हुए थे, जो 4 दीवारी थे हड़प्पा वहां के मोहनजोदड़ो के स्नानागार के, वो सब ईंटों से बनाए हुए थे। और पानी निकासी का भी अच्छा व्यवस्था था यहाँ पे, और पानी कुएं से पानी को भरा भी जाता था, जब पानी गंदा हो जाता था तो उसको भी पानी को साफ कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। तो ये सब टर्म्स को आपको ध्यान देना है। चारों ओर बरामदे थे, स्नानागार में पानी भरने के लिए कुआं था, तो ये टर्म्स को ध्यान देना है। 10 नंबर जो प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला हमारा 10वां नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है। सिंपल सा बात है, जैसे हमारे यहाँ जो सिंचाई का साधन है वही हड़प्पा सभ्यता में था। नहर थे, तालाब था आपका, नहर, तालाब, और धौलावीरा का नाम सुने होंगे। तो धौलावीरा से आपको, धौलावीरा, तो धौलावीरा से भी वहां पर पानियां क्या करती थी, लाई जाती थी। गुजरात, धौलावीरा काम है तो गुजरात में, ये भी याद रखिएगा। तो हड़प्पावासी द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना था, तो यही आपके हड़प्पावासी जो थे नहर से, तालाब से, धौलावीरा में जो आपके गुजरात के धौलावीरा से सिंचाई के लिए, साधन के लिए वहां से तालाब का पानी का उपयोग करते थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा है, इस वीडियो का समझिए कि लास्ट प्रश्न है, क्योंकि मैंने आपको बोला था बहुत ही कम प्रश्नों में मैं आपको गेस कराऊंगा, तो 20 नंबर तो आज
पक्के हो गए हैं। मैं लास्ट में बताऊंगा अभी कैसे आपके 20 मार्क्स पक्के हो गए हैं। प्रश्न है आपका 11 नंबर दोस्तों, कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। आप लोग बताइए पतन के क्या कारण है। देखिए इस पे बहुत मतलब प्रश्न है आपके, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताने हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण पर विद्वानों का मतभेद है। कैसे मतभेद है, कोई कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था युद्ध के कारण हुआ, तो कोई कहता है कि हड़प्पा मतलब ये जो आपके इतिहासकार हैं जो लोग पता लगाते हैं, तो पुरातत्वविदों में क्या है तो मतभेद है। कोई कहता है कि इसका जो पतन हुआ था वो बाढ़ आने से हुआ, कोई कहता है कि युद्ध के कारण हुआ, तो कोई कहता है अकाल के कारण हुआ। ऐसा है कि अब देखिए सिंपल सी बात है ना, वो उसके तर्क को काटते रहते हैं। जैसे एक ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था युद्ध के कारण हुआ था, तो कहा भाई तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो कहा देखो भाई कंकाल मिल रहे हैं, खोपड़ी मिल रही है, सब मिल रहे हैं, सिर मिल रहे हैं पुरातत्व में। तो लोगों ने कहा, तो फिर दूसरे जो था ना जो सपोर्ट करा था बाढ़ का, वो करा ना कि तब युद्ध हुआ होगा तो एक ही टाइम में ना युद्ध हुआ होगा, तो ये कंकाल एक मिल रहा है इतने साल पुराना, और हड्डी यहाँ जो ये जो मुंडी है वो मिल रहा है इतने साल पुराना, तो दोनों तो एक काल का नहीं हुआ, तो इसको भी लोगों ने कैंसिल किया। तो ऐसे ऐसे थे, तो इस पर कोई सहमति प्राप्त नहीं है। आप लिख दीजिएगा कि बाढ़ भी हो सकता है, सुखाड़ भी हो सकता है, या तो बाढ़ आया होगा या तो सुखाड़ भी आ गया होगा, हो सकता है अकाल की स्थिति भी आ गई होगी, या यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा, क्योंकि हड़प्पा के बाद आर्यों का ही शासन काल रहा, वैदिक सभ्यता आई थी तो आर्यों ने आक्रमण कर दिया होगा, या आप लिखिएगा कि भूकंप भी एक आप इसका एक मुख्य कारण रहा। तो आपको 2 कारण के बारे में बताना था कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण क्या थे। दोस्तों मैं आपको क्विक रिवाइज करा दूं, इस वीडियो में हम लोगों ने पहला प्रश्न किया इतिहास अध्ययन के लिए किन्हीं 3 स्रोतों के नाम बताइए, दूसरा प्रश्न था पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, और तीसरा था साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं, चौथा प्रश्न हमारा कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं, 5वां है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, 6 नंबर अभिलेख किसे कहते हैं, 7 नंबर है साथियों हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख नगरों के नाम लिखिए, 8 नंबर है हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या समझते हैं, और 9 नंबर है कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार की 2 विशेषताओं को बतलाना है, और 10 नंबर हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा वासियों द्वारा बृहद सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें, हड़प्पा सभ्यता के पतन के 2 कारण बताएं। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए आपके शॉर्ट में पूछे जाएंगे इससे 4 प्रश्न, 4 दूनी 8 मार्क्स, 4 या 5 पूछे जाएंगे, क्योंकि अब तो आपके पास संख्या कम बेसी ज़्यादा हो जाएगा ना, ज़्यादा प्रश्नों का वैकल्पिक संख्या आपके पास ज़्यादा है, तो 4 दूना 8 हो गया। 9 आपके इससे MCQ पूछेंगे, तो 9 8 17। मे भी अगर आपसे 2 पूछे जाएंगे ऐसे हड़प्पा सभ्यता से लॉन्ग क्वेश्चन, तो उसमें से आप एक ही ना बनाइएगा, तो ये क्या 2 बनाइएगा, तो इसमें से 10 भी होता है, लेकिन तो कितना हो गया 8 9 9 8 17 10 27, लेकिन मैंने आपको कितना बोला था 20, मैंने आपको कम ही बोला, क्यों, क्योंकि ताकि आपके कम से कम 20 मार्क्स ये जो चैप्टर है जितना मैंने पढ़ाया उतना से आपका आ जाए। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट कर लिया दोस्त, तो आपके 20 मार्क्स तो पक्के हैं, 20 मार्क्स आपका टोटल का टोटल पक्का है। तो आप लास्ट में बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं, और कैसा लगा आपको मेरा प्रश्न, और ये क्लास आपको कैसी लगी, क्या ऐसी क्लासें आपके लिए चलाई जाए। बिल्कुल चलेगी भाई, विनती सीरीज चल रही है, तो ये विनती सीरीज का हमारा पहला क्लास था, और पहले क्लास में हम लोगों ने 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चन को किया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मैं बता दूं बिल्कुल वीडियो को मैंने कोई भी प्रोफेशनली तरीके से डिजाइन नहीं किया है, ऐसा मैंने नहीं सोचा कि मैं आपको इस तरीके से कंसेप्ट दूं ताकि आप लॉन्ग खूब समझाकर, मैंने केवल उतना ही कंसेप्ट आपको दिया है जितना कि आपके लिए याद हो पाए, आपके दिमाग में अट पाए, और उतना आप लिख पाए। क्योंकि देखिए अगर पुरातत्व के बारे में बतलाना हो तो मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण लिख सकता हूं, पुरातत्व के बारे में बतलाने लगूं तो लिख सकता हूं पुरातत्व वह है विज्ञान है जिसके द्वारा धरती के अंदर छिपी हुई है। उसके बाद पुरातत्व के बारे में पूरा बता दूं, किसके काल में कौन सा मिला हमें, किसके सिक्के पर क्या था क्या नहीं था। पुरातत्व के बारे में सर्वप्रथम जो था वो आपके यहाँ पे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने उत्खनन करवाया, ये किया वो किया, लेकिन उतना मैंने नहीं किया, आपको केवल कंसेप्ट वाइज समझाने का प्रयास किया ताकि आपके दिमाग में क्या हो जाए, कंसेप्ट हट सके। तो ध्यान दीजिएगा, जब जैसा तब वैसा। अभी एग्जामिनेशन के टाइम चल रहे हैं, एक आपका क्रैश कोर्स ही ना हुआ जी, तो क्रैश कोर्स में हम लोग क्रैश कोर्स के जैसा ही पढ़ रहे हैं। तो विनती सीरीज का पहला क्लास था दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।